डकैत कहने में हमको शर्म आती है। पूर्व के बागी, चूंकि मेरे नोटिस में जितने भी बागी हैं हुए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई परिस्थिति लगी थी। परिस्थिति जन्य बागी बनता है। कोई नहीं चाहता कि मैं जंगल में खाक छानूं, पत्थरों से टकराऊं, भूख प्यास सहूं, पुलिस की गोली आए दिन चले। बाबा का और चाचा का, पिताजी का हम लोग बदला दूना नहीं चुकाया तो हम लोगों का जीना बेकार हो जाएगा। मैंने अपना धन दौलत बहुत सारा खर्च किया, तिजोरी खोलूं, पूर्वजों की कमाई निकालूं, असलाह खरीद के लाऊं, कारतूस खरीद के लाऊं, लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था की जाए। मैंने अपने हाथ से भाई साहब समथिंग उस जमाने में 40 किलो चांदी का सिक्का बेचा होगा। कोई भी इंचायत, कोई भी बातें पंचायत वगैरह हो तो लोग आकर के दरवाजे में अपना निपटारा कराते। अपनी कोई शिकवा शिकायत होती थी, बहन बेटी छेड़ने की, किसी के द्वारा कुछ हो, तो हमारे यहाँ से सब निपटारा होता था। उस समय तक भाई साहब जो भी विधायक बनता था हम लोगों के इशारे से बनता था, सांसद बनता था हम लोगों के इशारे से बनता था। और यहाँ तक नहीं, आप यूपी के और अन्य ज़िलों की और एमपी के भी बॉर्डर के ज़िलों की, यहाँ तक कि बिहार तक की भी हमारे पास बातें हैं कि वहाँ तक से लोग आते थे। और हमारे सरेंडर के बाद सीताराम बना, सीताराम के बाद फिर ददुआ बना। आज बेइज्जत हमको एमपी गवर्नमेंट से सरेंडर करने का मौका मिल रहा है। पद्धा ने बात कर दिया कि हम लोग भाई सरेंडर नहीं करेंगे। भाई सबके अंदर एक अविश्वास की भावना थी कि इनकाउंटर हो जाएगा, व्यर्थ में मारे जाएंगे, ये लोग जान देने जा रहे हैं। एक समय था जब चित्रकूट या बांदा या फिर पूरे बुंदेलखंड में डकैतों का आतंक था। कहा यह जाता है कि उस समय डकैत तय करते थे कि कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन चुनाव लड़े, कौन चुनाव न लड़े। और ददुआ के बारे में सब जानते हैं। उनके गुरु जनार्दन जी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपने शुरुआत करी, आपने ही पूरे सिस्टम को बनाया और आपके ज़रिए ही सारी चीज़ें आगे निकल के आईं। इस सिस्टम को बनाने में, ददुआ को आगे बढ़ाने में ददुआ से मुलाकात कैसे हुई, ये बताइए। हकीकत यह है कि ददुआ और सीताराम के और हमारे घरेलू टर्म्स चलते रहे। हमारे बाबा और पिताजी के ज़माने से घरेलू टर्म्स रहे। ददुआ की भी खेती बाड़ी हमारे खेतों से मिली हुई है, सीताराम की भी मिली हुई है। तो इस तरह से बचपन से ही जब मैं स्कूल छोड़ करके आया, सन 70 में हमारे बाबा पिता चाचा की हत्या हुई, तो स्कूल छोड़ करके आए तो मैं घर में रहने लगा। उस समय हमें पुलिस वगैरह से भी सुरक्षा के लिए अपनी छूट रहा करती थी। लाइसेंस के भी असलहे लेके, विदाउट लाइसेंस भी, किसी के भी लाइसेंस हम रखे हैं इक्का दुक्के, तो उनको लेकर के टहलना आना जाना खेतों की तरफ अपनी सुरक्षा के लिए अपना आते जाते रहे करते रहे। उधर से ददुआ का उस समय शौक था, वो भेड़ पाल रखा था। ददुआ ने भेड़ पाल रखी थी और सीताराम के पास गाय भैंस थी, दर्जन डेढ़ दर्जन की संख्या में। तो ये दोनों लोग देवकली से चल करके इधर ये जो सामने बगीचा दिख रहा है, यहीं पर ये लोग आ जाया करते थे, चारागाह रहा, चराया करते थे। वो थे, मैं भी इधर से अपना बंदूक उठाऊं और निकल जाऊं तो सबके अपना वहीं दरबार हुआ करता था, बैठक उठक हुआ करता था। धीरे धीरे हुआ क्या कि सीताराम को, ददुआ को मैं घर लाने लगा अपने साथ, खिलाया पिलाया जाए, सब कुछ प्रेम व्यवहार की बातें हो। इसी दौरान मैंने वहीं बगीचे पे अखाड़ा खुदवाया। अखाड़ा भी मैं लड़ाता रहा, कुश्ती लड़ाता रहा, ददुआ को भी लड़ाया, सीताराम को भी लड़ाया। आजू बाजू के और गांव के लड़कों को, नए लड़कों को बुलाता था और लड़ाता भिड़ाता था। खूब अच्छी तरह से कुश्ती सिखाता था। मैं अपने आप में कुश्ती बाहर तो नहीं लड़ी, लेकिन अपने अखाड़े में, अपने उसमें मुझे कुश्ती लड़ने का शौक़ था। और व्यायाम वगैरह मैं आज भी करता हूँ। अपनी 72 साल की उम्र, 73 साल की उम्र अपनी हो गई, लेकिन व्यायाम मेरा हर काम छोड़ सकता है, लेकिन अपने संयम में कोई बाधा नहीं पड़ता। खैर, तो ये सब कुछ चलता रहा उस समय। धीरे धीरे इन लोगों की अपनी इतनी आत्मीयता बन गई कि ये लोग मुझसे एकदम ओतप्रोत हो गए। खिलाने पिलाने, बात व्यवहार भी चूंकि पहले से भी लगाव था, तो ये अपने घर का काम धाम भी न करने लगे, मेरे साथ अक्सर बढ़ने लगे। ददुआ ने अपनी भेड़ बेचती, सीताराम ने गाय भैंसे चराना बंद कर दिया। बड़े भाई, उसका नाम था घनश्याम भाई, उसके बड़े भाई का, वो अपना चराने लगे। ये सीताराम ददुआ मेरे पास ही अक्सर बने रहने लगे। कहीं एक आध दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में अपने घर जाया करते थे, मेरे साथ ही मेरे पास बने रहते थे। आप उस समय डकैत बन चुके थे? नो 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 नो। तब आप सोच रहे थे? बस अपना
सोच चल रही थी। हुआ क्या कि सब 5 दिसंबर 70 को जो है बताया, इसके बाद हम घर में परमानेंट रहने। 71-72 से हुआ क्या कि ये लोग जब मेरे साथ अक्सर रहने लगे तो मुझे वो हुआ कि कम से कम यार मेरे साथ चलने के लिए 2 जवान तो साथ में मिल चुके हैं। आता जाता रहा सब जगह। इसी दौरान होता क्या है कि जहाँ समाज में हम लोगों का इतना बड़ा वर्चस्व था कि दादू दादा माने जाते रहे, हमारे बाबा आजा वगैरह जमींदार कैटेगरी में माने जाते रहे। कोई भी इंचायत, कोई भी बातें पंचायत वगैरह हो तो लोग आकर के दरवाजे में अपना निपटारा कराते। अपनी कोई शिकवा शिकायत होती थी, बहन बेटी छेड़ने की, किसी के द्वारा कुछ हो, तो हमारे यहाँ से सब निपटारा होता था। तो हम लोगों को बहुत फील होने लगा। वो आलम था भाई साहब कि अपने यहाँ अपने रिश्तेदार भी आने जाने में कतराया करते थे। बहुत ही कुछ ऐसे गिने चुने साथी थे जो कि उस समय आया करते थे अपने यहाँ। जैसे देहरुच के एक राम सेवक दादा कहे जाते रहे, बड़कू दादा, वो हमारे यहाँ अक्सर बने रहा करते थे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी देखभाल के लिए, क्योंकि हमारे बाबा पिताजी के ज़माने की वो याद। देवकली के एक दयाराम दादा थे हमारे, उनसे हमारे एक तरह से घरेलू संबंध रहे, कुछ आड़े टेढ़े संबंध भी रहे रिश्तों के। वो जाया करते थे। दयाराम दादा तो देवकली के 2-4 यादव कौम के कुछ ऐसे लोग थे लठायत और कुश्ती लड़ने वाले हमारे पिताजी चाचा वगैरह के साथ, तो भी हमारे यहाँ जाया कर। यानी हम लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं था कि दिन में न सही तो शाम को 10 आदमी लठ लेकर के, उस ज़माने में लट्ठे का ज़माना था, तो हमारे यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए आ जाया करते थे। उस जमाने में फिर आपके साथ ददुआ और सीताराम भी साथ में तो हुआ। उस जमाने में सीताराम ददुआ मेरे साथ जुड़ गए। जब मेरे साथ वो परमानेंट रहने लगे तो हकीकत बताता हूँ आपसे कि मेरे अंदर तो जुनून था ही, लेकिन सीताराम ददुआ ने, दोनों ने एक दिन बैठे बैठे इसी तरह की चर्चा बात हो रही थी, तो उन्होंने ही, दोनों ने आपस में कॉल किया कि भैया अगर बाबा का और चाचा का, पिताजी का हम लोग बदला दूना नहीं चुकाया तो हम लोगों का जीना बेकार हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों से और इन्हीं बातों से भाई साहब शुरुआत हो जाती है। क्या ईश्वर का विधान था, क्या था कि हमारे अंदर जुनून था ही, लेकिन सीताराम ददुआ के अंदर हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा कई गुना जुनून पैदा हो गया। अच्छा, अब मुझे इस समय तक ये 70-71 से स्टार्टिंग होती थी, आप ये मान करके चलिए कि 74 के आसपास तक मैंने अपना धन दौलत बहुत सारा खर्च किया। तिजोरी खोलूं, पूर्वजों की कमाई निकालूं, असलाह खरीद के लाऊं, कारतूस खरीद के लाऊं, लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था की जाए। मैंने अपने हाथ से भाई साहब समथिंग उस ज़माने में 40 किलो चांदी का सिक्का बेचा होगा, और समथिंग 2.5 पाव 3 पाव के लगभग सोना बेचा होगा। यहाँ तक कि तिजोरी खाली हो गई, तिजोरी को जंग खा गया, कुछ न रह गया लड़ाई भिड़ाई के दौरान। सन 76-77 तक में खूब खिलाए पिलाए लोगों को। अब आप मान करके चलिए, जहाँ आपने कहा कि बुंदेलखंड में, तो अब इतना दूर दराज की बात तो नहीं कहते, लेकिन चित्रकूट, बांदा और क्या नाम से, इलाहाबाद से, फतेहपुर से, कौशाम्बी से अपने बहुत कुछ ऐसे लोग रहे जो कि हमसे जुड़ने का शौक़ रखते थे, हमसे जुड़ते थे, और उनको कोई आवश्यकता होती थी तो उनका साथ भी देते थे। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। ये ददुआ का वो कांड जिसमें उसने एक गांव के कई लोगों की जान ले ली थी, वो उस कांड में आप कितना इन्वॉल्व थे? रुकिए। अब हाँ, होता क्या है भाई साहब कि इस दौरान हम लोग क्या नाम से सब हो चुके थे, और 78-79 के आसपास हमारे दुश्मन लोग भी छूट छाट करके जेल से आ गए। तो 15 दिसंबर 80 को, इस समय गया बाबा भी हमसे जुड़ गया था। खरदूषण भाई तो संभवतः है मारा गया था बवेरू साइड इनकाउंटर में। तो हम लोग जब पूरी तरह से सब हो गए, तो उस समय तक ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि मुझको स्वयं रहने की किसी कांड में आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो तो चर्चा बात हुई तो उस समय सीताराम ही अग्रसर था, ददुआ नहीं था। ददुआ तो सीताराम के न रहने के बाद अग्रसर हुआ,
और हमारे सरेंडर के बाद सीताराम बना, सीताराम के बाद फिर ददुआ बना। तो हुआ क्या कि मुझको केवल इशारे की ज़रूरत हो करती थी, सलाह बात हो। आखिरकार 15 दिसंबर 80 को ददुआ सीताराम वगैरह ने, गया बाबा वगैरह ने साहब से इकट्ठा होकर के कम से कम 22 आदमी का जत्था अर्ली मॉर्निंग 15 दिसंबर 80 को जो ही अपने विरोधियों का फाटक खुलते हैं तो ये घर में धावा बोल करके चार को एक साथ मार दिया गया। जब चार को एक साथ मार दिया गया तो, और 2 पहले मारे गए थे तो 6 पूरे हो गए। चलो अब विराम मिला, शांति मिली कि चलो यार आपका बदला पूरा हो गया। दूना पूरा हो गया। सीताराम ददुआ ने जो एक कौल लिया था, शपथ ली थी कि हम दूना बदला लेंगे। तो मैं कहूँ कि अगर ददुआ आपकी वजह से ददुआ बना तो उसमें कहना गलत नहीं होगा। कोई दो राय की बात नहीं। ददुआ की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ददुआ मेरे ही कारण बना, या कहिए कि मैंने अपने स्वार्थ में बनाया, या कि कहिए हमारे उनके कोई ऐसे पूर्व के संस्कार रहे, एक तरह से खूनी रिश्ता रहा। तो खून परिवार का भी लोग इतना बड़ा नहीं योगदान निभा पाते जैसे कि उसने निभाया था। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि एक सवाल मैं आपसे आखिरी लेता हूँ क्योंकि समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। आप तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल गए, आपने सरेंडर किया, आप बाहर निकल के आ गए। आखिर ददुआ को क्यों नहीं समझा पाए आप, या फिर ददुआ कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्यों निकला है? ठीक, रुके ठीक। होता क्या है कि इस दौरान बागी थे ही हम लोग। सन 82 में, उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय श्री अर्जुन सिंह रद्दा जी सीएम थे। चूंकि हमसे पूर्व के बागी, डकैत कहने में हमको शर्म आती है, पूर्व के बागी, चूंकि मेरे नोटिस में जितने भी बागी हैं हुए हैं उनके पीछे कोई ना कोई परिस्थिति लगी थी। परिस्थिति जन्य बागी बनता है। कोई नहीं चाहता कि मैं जंगल में खाक छानूं, पत्थरों से टकराऊं, भूख प्यास सहूं, पुलिस की गोली आए दिन चले और हमारा घर परिवार नष्ट हो। यहाँ तक कि भाई साहब हम लोगों के घर मकान गिरा गए थे। ददुआ का खंडहर आप देखिए पड़ा हुआ है सब कुछ। तो कहने का मतलब कि कोई नहीं चाहता कि हम इस स्थिति में आए। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो कहा जाता है, तो भाई सब कुछ करना पड़ा। स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने क्या क्या नहीं किया। तो हम लोग भाई अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए भी हमने बीड़ा उठाया था। क्या बुरा है? ये शासन प्रशासन भी करता है। देश स्तर से फौज क्यों पाली जाती है? विदेशी से लड़ने के लिए। इसीलिए तो एक मारा गया तो 10 का बदला दिया जाता है। यहाँ एक बदमाश ने एक पुलिस को मार दिया तो पुलिस चाहेगी कि गैंग साफ कर दिया जाए। तो ये सब कुछ तो एक ये मान सम्मान भाई प्रांत के लिए है, देश के लिए है, तो सब यही तो होता है। तो हम अपने परिवार के लिए अपनी स्वाभिमान में मर मिटे, बर्बाद हुए। तो आपने सर सरेंडर करने का सोचा? ठीक है। तो हुआ क्या भाई साहब कि जब सन 82 के दौरान हमारे ठाकुर प्रेम सिंह जी हमसे पहले बागी रहे और वो अपना राजनीति में आ गए थे। अपना ग्राम कोलहुआ छोड़ करके बरौंधा में, बरौंधा स्टेट थी, बरौंधा परिवार रजवाड़ा परिवार था उनका, वहाँ पर वो रहने लगे। तो श्री अर्जुन सिंह, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह दद्दा जी से, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, हमारे प्रेम भैया की अच्छी तरह बैठती थी। तो उन्होंने बगैर हम लोगों से पूछे ताछे, हैं बगैर हम लोगों से मिले वहाँ चर्चा बात किया। तो चूंकि इस समय तक क्या नाम से गया बाबा हो गया, ये इधर ददुआ रहा, हम रहे, सबका नाम इतना ऊंचा हो गया था बागियों में, डकैतों में, कि भाई अब होता क्या था कि हकीकत बात बताएं भाई साहब कि हम लोगों के द्वारा कोई भी क्राइम, कोई राजनी, कोई लूटपाट नहीं होती थी कभी भी। लेकिन छुट भैया जो लोग थे हमारे यार से, हमारे उसमें तो नाम बदनाम अपना होता था, कर जाते थे वो लोग। अब कहिए कि आप लोग जंगल में घूमते रहे, खाते पीते क्या रहे होंगे, खर्च कैसे आपका चलता रहा, तो इसके लिए आप सोच में पड़ जाएंगे। उस समय तक भाई साहब जो भी विधायक बनता था हम लोगों के इशारे से बनता था, सांसद बनता था हम लोगों के इशारे से बनता था। और यहाँ तक नहीं, आप यूपी के और अन्य ज़िलों की और एमपी के भी बॉर्डर के ज़िलों की, या यहाँ तक कि बिहार तक की भी हमारे पास बातें हैं कि वहाँ तक से लोग आते थे। और खैर हम लोग तो उस समय जेल में थे, लेकिन वो सलाह के लिए ददुआ से आते थे और ददुआ का मैसेज भी वहाँ पहुँचता था और कामयाब होते थे वो लोग।
तो मुझे अभी बता दीजिए, हम इस चीज़ को ख़त्म करने वाले हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। तो होता क्या है कि सन 82 में जब तो ठाकुर प्रेम सिंह जी आए और हमसे मिले, कहा तो हमने लक्ष्य बना लिया कि नहीं भाई, जब अब तक में हमारे ठाकुर श्री सूरभान सिंह जो नहीं रह गए, बागी रहे, हमसे बड़े थे उम्र में, हम बहुत बड़ी उनकी इज्जत करते। वास्तव में ठाकुर लंबरदार राजा रईस आदमी थे ठाकुर सूरभान सिंह। गया बाबा भी अपने पूंजी प्रॉपर्टी में कमजोर नहीं थे, घर से अपने कुशल व्यक्तियों में थे, लेकिन लड़ाई भिड़ाई शुरू हुई तो बागी बनना पड़ा। हम अपनी बात बता ही गए कि समथिंग 250 बीघे के काश्तकार थे। इससे तो ददुआ भी अपने पूंजी प्रॉपर्टी में समथिंग 100 बीघे का काश्तकार, उसके पिता स्वर्गीय श्री प्यारेलाल बाबा जी, उनकी माँ कृष्णावती और सीताराम भी, उनके दादा श्री शिव संपत सिंह और बाबा बाबूलाल संपन्न सब संपन्न परिवार थे भाई साहब, संपन्न परिवार थे। तो होता क्या है कि इस दौरान सन 82 में हमारी और गया बाबा की सलाह हुई आपस। चूँकि इस दौरान तक गया बाबा इस इलाके में जान पहचान नहीं थी उनकी, अपने इलाके बबेरू से आए हमारे इलाके, तो गया बाबा ने मुझको अपनी तरफ खींच लिया कि नहीं बड़गाउन भाई आप हमारे साथ रहेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है। अपने आपस में ददुआ सीताराम वगैरह सब ने सलाह किया तो कि ठीक है आप अकेले ही तो जा रहे हैं। तो मैंने गया बाबा से कहा, हमने कहा भाई अकेला तो नहीं रह पाऊंगा। तो कहा ठीक है अपने आप 2-3 आदमी रखिए, आपको लाने का मतलब ये थोड़ी है तो गैंग में जो जितने लोग हो जाएंगे अच्छा है। तो उस समय सन 80-81 के दौरान मैंने नया एक चेला सूबेदार को बनाया था, राधे और सूबेदार को। सूबेदार मेरा ही चेला है। अच्छा। हाँ, सूबेदार में और सीताराम में आपस में कभी कभी टेंशन हो जाया करता था। 94 के पहले जब हम 82 में सरेंडर कर दिया तो सूबेदार भी सीताराम और ददुआ के साथ रहने लगा। तो सीताराम में ददुआ में राधे में आपस में कुछ विवाद हो जाया करता था। तो मेरे पास तक जेल में सब उस समय खबर पहुंचा करती थी, लेटर पहुंचता था कि ये तो राधे का उस समय कहना ये था जैसे सीताराम अपने आप में राधे को कभी दबाने की कोशिश करे तो राधे बोल जाया करता था कि जिसके चेला आप हो भैया उसका चेला मैं भी हूँ। तो आपने ददुआ को समझाया कि तुम क्यों नहीं सरेंडर करते? चलिए तो हुआ क्या कि मैंने जब ये हाजिर होने की स्कीम बात बन गई तो सबको इकट्ठा किया। हम गया बाबा आए, यहीं अपने पड़ोस गांव में ददुआ के एक भाई की ससुराल है, अच्छी तरह याद आ गया। हमने वहीं प्रोग्राम बनाया, वहीं पे सबको बुलाया, वहीं खाने पीने की व्यवस्था हुई। एक बाड़ा था बड़ा सा, वहीं पे समथिंग 40 आदमी इकट्ठा हुए। गया बाबा भी रहा, ददुआ सीताराम न सीताराम तो ख़त्म हो चुका था, नहीं बाहर रहा, उस दिन नहीं था, ख़त्म नहीं हुआ था, 94 में ख़त्म हुआ, ये 82 की बात है। तो हुआ क्या सबको, तो ठाकुर सूरजभान सिंह ने कहा कि भाई अभी तो नहीं हाजिर होऊंगा, अभी हाल फिलहाल हमारा दुश्मन मारा गया है। और ठाकुर सूरजभान सिंह का दुश्मन ठाकुर सुखदेव सिंह बहुत ही नामोर व्यक्तियों पे था। आजकल उसके लंबाई का समथिंग 6.25 फुट का जवान भाई साहब, बड़ा चिट्टा चेहरा, स्मार्ट जवान, समथिंग 1 कुंटल बॉडी का जवान। उसका मर्डर जितनी देर किया गया है उतनी देर अपने आप में ये महसूस हुआ है कि यार ऐसे जवान को हमने गोली मारी, लेकिन अब दुश्मनी थी, मर्डर करना पड़ा। तो ठाकुर सूरजभान सिंह ने इनवाइट कर दिया हाजिर होने को, ददुआ ने इनवाइट कर दिया, सीताराम ने इनवाइट कर दिया, राजा रगौली ने इनवाइट कर दिया, शिवन उपाध्याय ने इनवाइट कर दिया कि हम लोग भाई सरेंडर नहीं करेंगे। भाई सबके अंदर एक अविश्वास की भावना थी कि इनकाउंटर हो जाएगा, व्यर्थ में मारे जाएंगे, ये लोग जान देने जा रहे हैं। और हमने कहा कि नहीं आज देखो तुम लोगों की कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा कार्य शेष नहीं है जो कि क्या नाम से न पूरा हुआ, सब लोग सरेंडर कर दें। आज बेइज्जत हमको एमपी गवर्नमेंट से सरेंडर करने का मौका मिल रहा है, स्वयं उनके द्वारा हम बुलाए जा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा। और लेकिन उस समय वो लोग नहीं माने, वो लोग नहीं तैयार हुए। अच्छा एक सवाल मैं आपसे लेता हूँ आखिरी, हाँ एक, हाँ था। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर शिक्षित होता तो वो भी सोच लेता और आज हो सकता था कि कायम रहता। आखिरी सवाल बहुत छोटे, इसमें आंसर दीजिएगा शब्दों में। ददुआ की एनकाउंटर से पहले आपकी उससे मुलाकात हुई थी, तब आपने उससे बात करी, तब आपसे उसने कहा कुछ या आपने उससे बोला कुछ? हकीकत बात यह है भाई साहब कि इतना अब सन का और डेट का तो ध्यान नहीं है, लेकिन जब ददुआ कायम था तो ददुआ ने अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। समथिंग 2007 की बात है क्या, 2007 की बात, तो 5 की बात है, यस। तो 2005 की बात है। उस समय
मैंने भी बीडीसी मानिकपुर से ही लड़ी थी। हकीकत बात यह है कि ददुआ का वहाँ पर वर्चस्व था और सब लोग जानते ही थी कि ये तो ददुआ के गुरु हैं वो हैं। तो वहाँ से वीर सिंह को जिला पंचायत चलाया गया और क्या नाम से मैं वहीं से गुरौला क्षेत्र करके है वहीं से बीडीसी रहा। तो उस समय ये बात तय हुई थी कि मानिकपुर की ब्लॉक प्रमुखी बड़े भैया आपसे रहेगी और जिला पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह को बनाया जाए। हमने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो उसी दौरान ये 2005 की बात है, हाँ बातचीत हुई थी। हाँ 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 उस समय बातचीत हुई तो थी। कहते हैं एक पूरा दशक या एक पूरा दशक की बात नहीं करूंगा, यहाँ तो कई दशकों तक राज किया इन लोगों ने, लेकिन इन कहानियों को अब भी आप यहाँ पर आकर सुन भी सकते हैं। यहाँ की कहानियाँ बच्चों बच्चे की जुबान पर हैं। ददुआ का नाम तमाम डकैतों का नाम हर कोई जानता है और उनसे जुड़ी कहानियाँ आज भी सुनाता है। लेकिन अब चित्रकूट का माहौल बदल चुका है, पहले वाली बातें नहीं रही हैं। लेकिन हाँ, अभी भी लोगों की जुबान पर वो सारी कहानियाँ आप सुन सकते हैं बड़ी आसानी से, जो सदियों से या फिर कहा जाए तो एक दशक नहीं, करीब 50-60 साल से लगातार चलती आ रही हैं, क्योंकि बीहड़ों में राज किया है इन डकैतों ने। अपने सहयोगी संतोष बंसल के साथ वरुण सिन्हा, चित्रकूट।